रोहित एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे हमारी टैगलाइन है, शून्य से शिखर तक किस तरह पहुंचा जाए, उसी यात्रा को, उसी जर्नी को सुगम बनाने के लिए हमारे द्वारा राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, हिंदी तथा साथ ही कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, या फिर स्ट्रेटजी किस तरह रखी जाए, इनसे संबंधित अपनी चर्चा होती रहती है। उसी श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए इंग्लिश की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें विभिन्न एग्जाम में इंग्लिश बेसिक्स सब्जेक्ट है, बट अपने राजस्थान पृष्ठभूमि में इंग्लिश को लेकर सभी में एक डर का माहौल रहता है कि इंग्लिश आती तो हम एग्जाम में आज उस एग्जाम को कर लेते। जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, आरएस है, सभी एग्जाम में, लगभग एग्जाम में कॉमन से टॉपिक रहते हैं। और उसी इंग्लिश को आप सभी के लिए इजी बनाने के लिए हमारे द्वारा जो कोशिश की जा रही है उसमें हमारे साथी रहेंगे हरी सिंह भास्कर सर। और वो इंग्लिश को जितना इजी वे में एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा सकते हैं वो हमारे हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी सर के वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे तथा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जाम में मैक्सिमम आउटपुट किस तरह गेन किया जा सकता है, किस तरह अपनी अप्रोच रखनी है, तथा इंग्लिश को लेकर जो डर है उसको धीरे धीरे किस तरह खत्म किया जा सकता है। तो सर अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमें इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से तथा सिंपल वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ हम उसको समझते चलेंगे। तो स्वागत है सर का हमारी इस चैनल पर, रोहित अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए सर। धन्यवाद रोहित सर का। आपके मार्गदर्शन में जितना संभव हो पाएगा उतना अच्छी तरीके से लैंग्वेज को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपके मार्गदर्शन में इंट्रोड्यूस आपको करवा दिया सर ने। मेरा नाम है हरी सिंह भास्कर। यहाँ देखिए, आपको कंपटीशन एग्जाम में जितनी भी नॉर्मली जो आपके सामने जैसे आरएस इंग्लिश का सिलेबस है, चाहे आप एलडीसी की बात करें, एसएससी की बात करें, चाहे बैंक की बात करें, सब एग्जाम में जितनी भी कंपटीशन वाली एग्जाम्स हैं सब में लैंग्वेज है। सर ने बताया कि फोबिया बना रहता है, उस फोबिया को हम धीरे धीरे नॉर्मली आराम से पढ़ाकर उस फोबिया को मिटाने की जितनी संभव कोशिश होगी उतनी कोशिश हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके सामने सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये पहली क्लास है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो पहला जो आपको दे रखा है, पहला जो टॉपिक है वो है टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। ठीक है, देखिए सबसे जो जरूरी है भाई किसी भी एग्जाम के लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, सबसे पहले आपको टाइम और टेंस के बारे में अवेयर होना पड़ेगा। जितना जल्दी आप टाइम और टेंस के बारे में सीखने लग जाओगे उतना ही आप लैंग्वेज को धीरे धीरे कैच करना प्रारंभ कर दोगे। ठीक है, तो पहले हम टेंस से शुरुआत करेंगे। दूसरा जो टॉपिक आपको दे रखा है वो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस है वो टाइम और टेंस का ही एक पार्ट है। अगर ये आपको आएगा तो धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से आप कंडीशनल सेंटेंस को जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे। तीसरा टॉपिक है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में बदलना या फिर पैसिव से एक्टिव वॉइस में बदलना, ये आपका थर्ड ग्रामेटिकल पार्ट रहेगा। अगला जो पार्ट है वो है नरेशन। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, ये आपका अगला पार्ट रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर हम पढ़ेंगे मॉडल्स। फिर हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स। मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज के हिसाब से। आगे हम पढ़ेंगे और लगातार हमारी जो क्लासेज हैं वो कंटिन्यू रहेंगी भाई। इसके बाद हम प्रपोजिशन पढ़ेंगे। इसके बाद प्रपोजिशन पढ़ेंगे। देखो, प्रपोजिशन है अगर ढंग से पढ़ा जाए नॉर्मल वे में तो बहुत आसान है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामेटिकल पोर्शन में सबसे लेंथी टॉपिक माना जाता है प्रपोजिशन, लेकिन हम आसानी से पढ़ेंगे। इसके बाद आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स। फ्रेजल वर्ब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है एग्जाम में, अगर आप अच्छी तरीके से समझोगे तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। हमारी बहुत सारी मोस्टली क्लासेज हैं वो वर्ड्स मीनिंग पे रहेंगी, मतलब वोकेबलरी सेशन पे रहेंगी, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है तो मैं तो कहूँगा कि सारे जो ग्रामेटिकल पार्ट है उनसे भी सबसे बड़ा रोल रहता है वोकेबलरी का, तो वो भी हम पढ़ेंगे। वन वर्ड पढ़ेंगे वोकेब में, और मिसयूज्ड या कंफ्यूज जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टेंसेज का रहेगा। शुरुआत करते हैं अभी टाइम और टेंस। टाइम एंड टेंस की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें इस वर्ड के बारे में डिस्कस करना है भाई, और ये वर्ड कौन सा है भाई? टेंस वर्ड है। टेंस वर्ड है। अगर इसकी बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर बात करें तो देखो भाई, केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है ये आपका जो वर्ड है टेंस। टेंस जो वर्ड है वो क्या हो सकता है भाई? वो वर्ब भी हो सकता है। अगर ये वर्ड, पहले हम टाइम और टेंस शुरुआत करेंगे भाई, सारे पार्ट्स पढ़ेंगे हम 12 पार्ट्स, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि टेंस होता है क्या है, टेंस का मतलब क्या है, किस फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। तो टेंस है, अगर ये वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है एंजाइटी। अगर ये वर्ब के रूप में आए तो इसका मतलब होता है एंजाइटी, मतलब चिंता होता है भाई। एंजाइटी मतलब क्या होता है? चिंता। बहुत बार हम बोलते हैं कि आई टेंस, ठीक है ना, आई एम टेंस्ड, इस तरीके से अगर वर्ब के रूप में अगर इसका यूज लेते हैं तो इसका मतलब होता है चिंता। अगर यही वर्ड टेंस है वो आपका किस फॉर्म में आए भाई? एडजेक्टिव के रूप में आए। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एडजेक्टिव है वो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, आप जानते हैं। तो उस मॉडिफाई के तौर पर एडजेक्टिव के रूप में अगर टेंस का यूज हो तो आपको याद रखना है भाई, इसका जो मीनिंग है इस टेंस का वो क्या निकल जाता है भाई? टिफ। कहने का मतलब क्या निकल जाएगा? रिजिड, जिसको आप नॉर्मल वे में बोल सकते हो क्या? टफ। तब क्या निकलता है भाई? अगर ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में आए तो इसका मीनिंग निकलता है कठोर, रिजिड। अगला पार्ट है भाई, अगर यही टेंस आपका, अगर वो किस फॉर्म में आए भाई? अगर नाउन के रूप में अगर टेंस का यूज हो, इसके रूप में, नाउन के रूप में, जो कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम आपको नजर आए, कोई भी नेम वगैरह नजर आए, उसको हम एज ए नाउन कंसिडर करते हैं। अगर आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तब हम नाउन के बारे में चर्चा करेंगे, फिलहाल आप इतना याद रखें कि कोई भी नेम अगर ये टेंस नाउन के रूप में आता है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है भाई? इसका मीनिंग निकलता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। बोलो मीनिंग क्या निकलता है? फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। और यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ेंगे कि टेंस वर्ड है वो नाउन के रूप में आता है, उसका मीनिंग निकलता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ब। अब वो वर्ब का फॉर्मेशन कौन सा होता है, और वहीं से ही आपके टाइम और टेंसेज हैं वो आगे शुरू हो जाएंगे भाई। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब क्या क्या होता है? देखिए बहुत आसान से तरीके में हम समझेंगे, बहुत आसान से तरीके से हम समझेंगे। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके नामकरण की अगर बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं भाई? हम फर्स्ट फॉर्म को हम जीरो फॉर्म बोल सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोल सकते हैं भाई? बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म की बात करें, जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हम प्रिंसिपल वर्ब की बात करें, उसकी अगर फर्स्ट फॉर्म की बात हो तो उसके दो नाम है भाई। फर्स्ट फॉर्म को जीरो फॉर्म बोल सकते हो आप, या फिर इसको एज ए बेस फॉर्म कंसिडर कर सकते हो।
अगर जैसे कोई भी वर्ब हमने सिंपल तरीके से लिया, जैसे गो है, गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, मतलब फर्स्ट फॉर्म को हमने बेस फॉर्म बोला, फर्स्ट फॉर्म बोला। आगे हम बात करते हैं किसकी, सेकंड फॉर्म की। इनके यूजेस भी पढ़ेंगे भाई हम। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को अगर हम बोलें तो सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है। जैसे हमने गो की सेकंड फॉर्म की बात करी तो वो कौन सी हो जाएगी भाई, वेंट हो जाएगी। तो सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट फॉर्म बोलेंगे। आगे चलते हैं। अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करें, ठीक है ना, तो थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हो भैया आप, देखिए थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल। फिलहाल के लिए आप इनके नाम याद रखेंगे, आगे पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो के पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, कौन हो जाएगी। आगे हम चर्चा करते हैं किसकी, आईएनजी फॉर्म की। आईएनजी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं भाई, आईएनजी फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आईएनजी फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर इसका दूसरा नाम है वो कौन सा हो सकता है, वो उसका नाम हो सकता है gerund हो सकता है। आईएनजी फॉर्म के दो नाम हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा गो का गोइंग, तो ये आईएनजी फॉर्म है भाई, लेकिन इसका नाम क्या बोलेंगे हम, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं, और या फिर क्या बोल सकते हैं, gerund भी बोल सकते हैं। इनकी चर्चा हम करेंगे कि ये होते क्या है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, gerund की। सबसे पहले बात करते हैं जीरेंड की। अब ये जीरेंड क्या होता है भाई, अभी हमने बोला कि ये पहली बात तो क्या होती है भाई, आईएनजी फॉर्म होता है। जीरेंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। लेकिन ये क्या होता है भाई, ये वर्बल नाउन होता है। एकदम सिंपल तरीके से आप समझेंगे, वर्बल नाउन होता है। अब आप नाउन जानते हो कि किसी सेंटेंस का नाउन क्या हो सकता है भाई, सब्जेक्ट हो सकता है। किसी सेंटेंस का नाउन है वो क्या हो सकता है भाई, ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आपको सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आपको क्या मिले, आईएनजी फॉर्म मिले, बोलो क्या मिले, आईएनजी फॉर्म मिले, तो फिर आप उसको मानेंगे कि वो क्या है, gerund है। अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आईएनजी मिलेगी तो आप उसको बोलेंगे कि वो क्या है, gerund है। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल जैसे टीचिंग इज ए डिफिकल्ट टास्क। यहां हमने लिखा शुरुआत में टीचिंग, टीचिंग लिखा, लेकिन ये किस रूप में आ रहा है भाई, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म है वो भी किसी सेंटेंस का क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आ रही है शुरू में, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब भी अगर वो आईएनजी फॉर्म में गिवन है तो यहाँ टीचिंग है वो शुरुआत में आई, सब्जेक्ट के रूप में आईएनजी फॉर्म आई है, तो आपको सीधा सा मानना है कि यहाँ पर ये टीचिंग है वो क्या है, gerund है। अगर हम आगे बढ़ें, दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो देखो मैंने लिखा, दूसरा एग्जाम्पल है, आई डोंट लाइक हर सिंगिंग। तो यहां देखो सिंगिंग है वो ऑब्जेक्ट में आईएनजी फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में आईएनजी है तो gerund होता है भाई। तो यहां पर ये भी क्या है, ये भी आपको gerund नजर आएगी, ठीक है। अगर आपको ऐसे पता नहीं हो कि क्या ये ऑब्जेक्ट क्यों है, तो यहाँ हर है वो क्या है भाई,
हर है वो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका सी का, सी का पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा होता है? हर होता है। और हमेशा याद रखो, जनरली आपको पजेसिव एडजेक्टिव जैसे यू का योर होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देर होता है, वी का आर होता है। इन सब के साथ इनके आगे हमेशा जनरली नाउन का यूज होता है। ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मैन वर्ब के बाद में ये नाउन आया, मतलब ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट है वो आईएनजी फॉर्म में है, इसका मतलब ये क्या है? जेरेंड है। तो जेरेंड जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आईएनजी फॉर्म आए तो उसको आपको क्या बोलना है? जेरेंड बोलना है। अगर हम बात करें आगे इसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखो भाई, अगला पॉइंट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब अगर वो उसको वर्बल नाउन बोला था, नाउन की फॉर्म में आना, लेकिन ये क्या होता है भाई? ये होता है वर्बल एडजेक्टिव। बोलो, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की फॉर्म में अगर आईएनजी फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक है, तो उसको आप बोलेंगे कि भाई क्या है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में। जैसे आप इसका एक आसान तरीका याद कर सकते हैं। अगर इसका हिंदी में मीनिंग, मतलब आईएनजी फॉर्म की बात कर रहे हैं, अगर हिंदी में अर्थ इसका क्या निकले भाई? हिंदी में अर्थ इसका निकले होते हुए या कुछ करते हुए। होते हुए या फिर कुछ करते हुए, ऐसा मीनिंग अगर निकलता है आईएनजी फॉर्म का, तो आप स्पष्ट तरीके से समझ जाएंगे कि वो कौन है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल देखो, आई शो माई फ्रेंड वॉचिंग टीवी। मैंने अपने दोस्त को टीवी देखते हुए देखा, टीवी को देखते हुए देखा, तो ऐसा मीनिंग निकल रहा है। ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाता है भाई? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा हिंदी के रूप में। दूसरा, अगर यहाँ टीवी ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको देखते हुए, तो यहाँ पर ये पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है। तो हमने जाना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, इनकी हमने चर्चा करी। ओके, आगे देखिए भाई, आगे हम बात करते हैं जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी तक हमने बात कर ली। आगे हम किसकी बात करेंगे? अगर आपको क्या नजर आए, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म नजर आए, हैविंग के साथ अगर थर्ड फॉर्म नजर आए, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये क्या होता है भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर हैविंग के साथ कभी नजर आए आपको थर्ड फॉर्म, तो इसको आप क्या बोलेंगे भाई? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है। नॉर्मल तरीके से हम यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए, सी फिनिश्ड द वर्क, सी वेंट होम। आपको नजर आ रहा है भाई कि इस सेंटेंस में फिनिश्ड है वो एक वर्ब है, यहाँ पर वेंट है वो भी एक क्या है? वर्ब है। तो आपको वर्ब दे रखी है। लेकिन आप जब हम सेंटेंस
जब पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस वगैरह, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, तो वहां परफेक्ट जो पार्टिसिपल है इसका यूज इस तरीके से करा जाता है। आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है और कभी भी पार्टिसिपल्स हैं वो फाइनाइट नहीं होते हैं। तो आप कैसे यूज कर सकते हैं भाई? पहले उसने वर्क को फिनिश किया, दूसरा काम बाद में हुआ, तो यहाँ आपने सबसे पहले हैविंग यूज किया। पहले काम हुआ उसकी वर्ब फिनिश्ड, मैंने लिखा हैविंग फिनिश्ड द वर्क। शी वेंट होम। अब हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आप ये यूज करी, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करा, और एक तरीके से आपने सिंपल सेंटेंस भी बना दिया। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्यों बना दिया? क्योंकि जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो, आगे हम चर्चा करेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है। लेकिन देखिए यहां हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ और ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। अभी हमने पढ़ा कि हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अगर ये पार्टिसिपल बन गया तो हमेशा याद रखिएगा कि पार्टिसिपल्स कभी भी फाइनाइट नहीं होते हैं, इसका मतलब ये फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब यहाँ वेंट है वो एक फाइनाइट वर्ब नजर आई, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है भाई? सिंपल सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल, इन सब का हमने यूज किया। आगे ध्यान दो भाई, अब सिंपल तरीके से आपको टाइम और टेंस पढ़ने के लिए कुछ चीजें नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया जो कि पढ़नी है, ठीक है ना। इसके अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज करेंगे टाइम और टेंस में, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। मैन वर्ब का भी यूज करेंगे, सारी वर्ब्स आएंगी, ठीक है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या होता है, वर्ब्स ऑफ पोजीशन, लेकिन वो सारी चीजें याद है तभी आप वर्ब का अच्छी तरीके से आप उसको याद कर पाओगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो हम इसकी बात करते हैं, क्या वर्ब, इसकी बात करते हैं वर्ब। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम? देखो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब कौन सी होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कौन सा ऑब्जेक्ट होता है। थोड़ा सा है के बाद हम टाइम और टेंस जल्दी शुरू कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है वो वर्ब कितने प्रकार की होती है? पहली कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। अगर हम वर्ब को ऑब्जेक्ट के आधार पर अगर बात करें, बहुत ज्यादा कुछ याद रखने वाली बात नहीं है। शॉर्ट वे में आपको याद रखना कि ट्रांजिटिव वर्ब हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसमें आप जिसके साथ आपको ऑब्जेक्ट मिले भाई, तो ये विद ऑब्जेक्ट हो गया। अगर साथ में आगे ऑब्जेक्ट मिले तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपको नजर नहीं आए। विदाउट ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो मतलब वर्ब ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो समझ जाना कि वो वर्ब कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखिए, आई टेंग ए सॉन्ग, ये लिखा, ठीक है। अब आप समझ जाओगे कि आगे ए सॉन्ग है वो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। ऑब्जेक्ट दे रखा है तो यहाँ की जो वर्ब है वो कौन सी हो जाएगी भाई? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखा मैंने, आई वेंट, तो यहां आपको पता है कि आई आपको सब्जेक्ट दे रखा है, वेंट है वो क्या दे रखा है, वर्ब दे रखा है, मतलब आगे आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो यहाँ जो वेंट है वो कौन सी वर्ब हो जाएगी भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। तो सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के आधार पर जो आपकी वर्ब्स होती हैं वो एक तो ट्रांजिटिव होती है, दूसरी इंट्रांजिटिव होती है। जिसमें ऑब्जेक्ट अगर आपको मिले आगे तो वो ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नजर नहीं आए तो वो कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब अगला जो पार्ट है, अब आप ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, या दे भी रखा है या नहीं दे रखा। तो ऑब्जेक्ट देखो, आपको क्वेश्चन पुट करना है, या तो आप वर्ब से क्वेश्चन पुट करेंगे, किससे, व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे, और या फिर क्वेश्चन किससे पुट करेंगे, होम से करेंगे। अगर इन दोनों का आंसर आ रहा है, और आप ये भी याद रखें कि व्हाट का जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, तो व्हाट का आंसर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिलाता है, और होम का जो आंसर है वो आपको क्या दिलाता है भाई, वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिलाता है। तो नॉर्मल तरीके से ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप वर्ब से व्हाट या होम से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट का आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और होम का आंसर क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखो, सी gave me a gift। हमने एग्जाम्पल लिखा सी गेव मी ए गिफ्ट। तो यहाँ गेव है वो वर्ब है भाई, गेव है वो क्या है, वर्ब है। इससे क्वेश्चन पूछो कि सी गेव व्हाट, क्या, तो आपका आंसर आएगा ए गिफ्ट। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कैसा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप पूछें सी गेव होम, होम का आंसर, ठीक है ना, तो होम का आंसर आएगा किसी गेव होम, तो आंसर आएगा मी। तो आपका ये भी आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो वोट या होम से आप क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आज की क्लास समाप्त होती है, कल हम बाकी चर्चा करेंगे आगे। धन्यवाद।